नमस्कार। मैं दीपक कुमार मेरे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। हिस्ट्री के हमारे इस वीडियो के अंदर हमारी जो +1 की जो हिस्ट्री है उसका लेसन नंबर जो 1 है समय की शुरुआत से, उसका लेक्चर नंबर ये 8 है। तो जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कशन किया था कि किस तरीके से जो प्रारंभिक मानव और सभ्यता के अंदर हमें जो आदि मानव के बारे में, गुफा और उसके खुले स्थानों के बारे में, आवास के बारे में कुछ पता है वो चला था। जिसके अंदर जो एग्जाम्पल था, मैंने जो केन्या के किलाम्बे और ओलोजेसाइली जो स्थान थे वहाँ पर खनन के माध्यम से हमें कुछ शल्क जो उपकरण और हस्तकुंठागार मिले थे और लगभग जो इनकी आयु थी वो 7 लाख से लेकर 5 लाख के करीब करीब वो मानी गई थी। इसी के अलावा हमने जो औजारों के बीच में जो चिमनी, पक्की आग से जो पकाई करने के बाद जो मिट्टी के औजार और कुछ स्थान मिले थे वो केन्या के चेंसोवांजा और दक्षिण अफ्रीका में स्वाट क्रांस के नामक स्थान से वो प्राप्त हुए थे। तो इसी के सिलसिले में लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कशन है वो कर लिया था। तो आज हमारा ये लेक्चर नंबर 8 है जिसके माध्यम से हमारे जो प्रारंभिक समाज के जो जिस तरीके से उन्होंने आदि मानव के अंदर जो औजारों का निर्माण किस तरीके से किया गया था और औजारों के निर्माण करने के अलावा उनकी सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह थी किस तरीके से अपने शिकार करने के अलावा वो अपने आप को जो प्रोटेक्ट है वो कर पाते थे। क्योंकि मानव समाज के अंदर, सभ्यता के अंदर उनके अपने रहने के साथ साथ उन्होंने जीवन यापन करने के लिए अपनी भोजन संबंधी कार्य प्रणाली के साथ साथ अपनी जो प्रोटेक्शन करने की ज़रूरतें थी, जो उनको किस तरीके से उनका प्रयोग है वो कर पाते थे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता था उनके लिए किस तरीके से उनको अपने औजारों के माध्यम से वो जो उपयोग है वो कर पाते थे। तो इसी के संदर्भ में आज का जो हमारा ये वीडियो लेक्चर है वो आदि मानव सभ्यता के समाज के बारे में, हम औजारों के निर्माण, उसकी प्रक्रिया के बारे में समझ पाएंगे और किस तरीके से उनका निर्माण क्रिया थी, उन्होंने आरंभ है वो की थी। आज के वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि सर्वप्रथम यह याद रखना उपयोगी हो गया कि औजारों का इस्तेमाल और औजार बनाने की क्रिया मानव तक सीमित है वो नहीं रही है। जिस तरीके से मानव सभ्यता के अंदर ये पाया जाता है कि औजार बनाने की जो क्रिया, उसको इस्तेमाल करने की जो प्रक्रिया के तहत मानव सभ्यता अपने आप को सीमित है वो नहीं कर पाई है, क्योंकि बिना इन औजारों के उपयोग के, इनके निर्माण कार्य के लिए जो अपनी जो प्रोटेक्शन थी वो नहीं कर पाते थे। अब पक्षी भी कुछ ऐसी चीज़ें बनाने के लिए जाने जाते हैं जो उन्हें भोजन प्राप्त करने, अपने आप को स्वस्थ तथा स्वच्छ रखने और सामाजिक संघर्षों में सहायता देने के लिए उपयोगी होते हैं। जिस प्रकार से हम पशु और पक्षियों के बारे में भी जानते हैं कि भोजन प्राप्त करने के लिए, उनको स्वस्थ और स्वस्थ रखने के लिए, अपने आप को जो सामाजिक जो संघर्ष होता है उनका जीवन यापन करने के लिए बड़ा उपयोगी है वो माना जाता है। किस तरीके से वो अपने और अपने परिवार की सुरक्षा है वो इन्हीं हथियारों के माध्यम से वो कर पाते हैं। तो इसलिए मानव जीवन के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन औजारों के माध्यम से वो अपना और अपने परिवार का किस तरीके से सामाजिक संघर्ष में वो योगदान है वो माना जा सकता है। तो उनके लिए भी बड़ा उपयोगी है वो माना गया है। इसी प्रकार कुछ चिंपैंजी भी अपने भरण पोषण के लिए जो औजार इस्तेमाल करते थे उन्हें वैसे में वो मनाते थे। हम चिंपैंजियों के बारे में कुछ एग्जाम्पल इसके अंदर देख सकते हैं कि वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए इन औजारों का इस्तेमाल है वो किस तरीके से करते थे, स्वयं बनाते थे और स्वयं बनाने के बाद उनका प्रयोग है वो अपनी प्रोटेक्शन और परिवार की सुरक्षा के लिए वो कर पाते थे। हालांकि मनुष्यों में औजार बनाने की कुछ विशेषताएं हैं जो वानरों में नहीं पाई जाती। जब वानरों और मनुष्य के बारे में इसके बारे में जो तुलना की जाती है तो उसके बारे में कंपैरिजन हम देख सकते हैं किस तरीके से जो वानरों और मनुष्य के बारे में जो उसकी विशेषता थी वो अलग अलग पाई जाती है। जैसा कि हमने पृष्ठ संख्या 11 पर देखा कि कुछ विशेष प्रकार के शारीरिक और संभवतः स्नायु तंत्रीय अनुकूलनों के कारण हाथ का कुशलतापूर्वक प्रयोग है वो संभव हुआ है और इस कार्य में शायद मनुष्यों के जीवन में औजारों का महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जिस तरीके से हमने पृष्ठ संख्या 11 के ऊपर जो हाथों की अनुकूलता के बारे में जो अलग अलग पिक्चर बनाई गई थी उस तरीके से हमने देखा था
स्नायु अनुकूलनों का मतलब होता है कि किसी भी बिना मानसिक परेशानी की किसी चीज़ को उपयोग करना, हमारे शरीर के अंतर्गत है वो, उसका उपयोग है वो करना। तो हाथ का कुशलता प्रयोग है वो संभवतः हम कर पाए हैं। इसके कारण जो हाथों की शैली की वजह से जो औजार बनाने की जो प्रक्रिया थी, उसके अंदर महत्वपूर्ण जो योगदान है वो आया था। मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, जिस तरीके से जो जो छोटा बच्चा होता है वो शुरुआती दौर के अंदर अपना जो हाथ है, हाथ पकड़ने की उसकी जो शैली है वो एक नव युवक की तुलना में उसकी जो हाथ की जो कला है वो, उसकी ग्रिप है वो नहीं बन पाती। धीरे धीरे जब ये बच्चा 5 6 7 साल का होता है तो धीरे धीरे उसकी ग्रिप है वो बन पाती है। तो ठीक इसी तरीके से ही जो संभवतः इन प्रणाली के तहत, इन औजारों के तहत वो बनाने के तहत, इस क्रिया विधि के तहत अपने औजारों का निर्माण है वो सफलतापूर्वक है वो कर पाते थे। इसके अलावा मानव जिस प्रकार औजार बनाते और उनका प्रयोग करते उसमें अधिक स्मरण शक्ति, जटिल संगठनात्मक कौशल की आवश्यकता होती है, और बानरों में इन दोनों विशेषताओं का अभाव है वो रहा है। जिस प्रकार से शुरुआती जीवन के अंदर बानरों के बारे में उनका प्रयोग हम देखते हैं, तो बड़ा बानर और मनुष्य के बीच में एक सबसे बड़ी जो तुलनात्मक जो भेद पाया जाता है वो या तो उनकी स्मरण करने की शक्ति होती है। बानर की तुलना में जो मनुष्य है वो अधिक मात्रा में किसी बात को, किसी पक्ष को अच्छी मात्रा में जो स्मरण शक्ति के तहत उनका प्रयोग है वो कर पाते हैं। दूसरा, उसका जो जटिल संगठनात्मक जो कौशल होता है उसकी आवश्यकता होती है। किसी भी कार्य को ऑर्गेनाइजेशन बना के, समूह के बना के, उस कार्य को क्रिया विधि के द्वारा, मानसिक क्रिया विधि के द्वारा या शारीरिक क्रिया विधि के द्वारा सूझबूझ के तहत करना होना। लेकिन इन दो विशेषताओं के कारण ही जो बानरों की तुलना में उनकी जो मानवों की जो ये विशेषता है हथियार बनाने के लिए, उनका अभाव है वो पाया जाता है। यानी कि जो मानव है वो अपनी सूझबूझ की वजह से, उनकी स्मरण करने की शक्ति होने की वजह से वो अपने हथियारों का प्रयोग, उनकी बनावट, उनकी शैली जो उपयोग है वो काफ़ी अच्छे ढंग से बना सकते हैं, उनका उपयोग है वो कर सकते हैं। आगे आ जाता है हमारा, ये एक साइड में पिक्चर भी इससे संबंधित है वो दिखाई गई है। ये देखो, आप इसके बारे में देख सकते हो। कुछ आरंभिक औजार, ये जो शुरुआती दौर के अंदर जो औजार है वो पाए गए थे, ये औजार ओल्डुबई में मिले थे। बंगाल में दिखाया गया औजार एक गंडासा है जिसके शल्कों को निकालकर धारदार है वो बनाया गया है। नीचे दिखाया गया औजार एक हस्त कुंठार है। आप देख सकते हो नीचे वाला हस्त कुंठार, जो आगे उसकी नुकीली है वो शेप है वो बनाई गई है। तो किस तरीके से जो ये जो हथियार मिले गए थे ये ओल्डुबई में मिले थे, और आरंभिक औजारों के लिए अंदर इनका जो सबसे पहला जो चित्र ऊपर वाला, उसका गंडासा के रूप में प्रयोग है वो किया जाता था। किसी पदार्थ, किसी वस्तु को तोड़ने या उसका विस्फोट करने के लिए उसका प्रयोग है वो किया जाता था। और कुंठार जो औजार के द्वारा किसी चीज़ की खुदाई या नुकीली वस्तु के तहत उसका जो प्रयोग करने के लिए, खुदाई के लिए भी हो सकता है, किसी वस्तु को चीरने फाड़ने के लिए उसका प्रयोग है वो माना जा सकता है। तो बड़े ये पत्थर के नुकीली शेप की वजह से बनाए हैं वो जाते हैं। इन दोनों के बारे में आप यहाँ से, ये जो पहला बताया गया है ये, और ये दूसरा बनाया, इसके बारे में आप अच्छी तरीके से देख सकते हो। पत्थर के औजार बनाने और उनका इस्तेमाल किए जाने का सबसे प्राचीन साक्ष्य इथोपिया और केन्या के पुरास्थलों से प्राप्त होता है। यह संभवतः है कि ऑस्ट्रोलोथिपिकस ने सबसे पहले औजार बनाए थे। तो इससे संबंधित जो सबसे पहले पत्थर के औजार बनाने के जो हमें साक्ष्य मिले हैं वो प्राचीन साक्ष्य हैं, वो इथोपिया के अंदर और केन्या के अंदर इसके बारे में पाए गए हैं, जिनके पुरास्थल के बारे में सबसे पहले प्रमुख रूप से पाए गए थे। और इसके अलावा जो सबसे पहले पत्थर के औजार बनाए गए थे वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो एक जगह थी उस जगह पर पाए गए। तो ये बड़ा दोनों इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाती है, केन्या और इथोपिया और ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये दोनों आप जो नाम है वो याद कर सकते हो। अन्य क्रियाकलापों की तरह औजार बनाने के बारे में भी हम यह नहीं जानते कि यह काम स्त्रियों या पुरुषों दोनों के द्वारा मिलकर किया जाता था। जो क्रिया बनाने की जो इनकी क्रियाकलाप थे, जिनके बारे में ये हथियार वगैरह जो बनाए जाते थे, तो उनके मिलने के, उनके प्राप्ति के बाद ये कहना मुश्किल है किस तरीके से जो हथियार बनाने की जो क्रिया थी, क्या इनको स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा मिलकर बनाया जाता था
या फिर अकेले उनका प्रयोग है वो किया जाता था। तो इसके बारे में ठोस किसी भी तरह से जो जो विचार है जो इतिहासकारों के सामने वो नहीं रखे जा सकते। क्या स्त्रियों ने पहले बनाए थे, पुरुषों ने मिलकर पुरुषों ने बनाए थे, या दोनों स्त्री और पुरुषों के द्वारा इन हथियारों का प्रयोग है या बनाने की जो क्रिया थी वो दोनों के द्वारा की गई थी। यह संभव है कि पत्थर के औजार बनाने वाले स्त्री पुरुष दोनों ही होते थे। संभवतः है कि स्त्री अपने और अपने परिवार बच्चों के भोजन प्राप्ति करने कुछ खास औजार बनाती थी और इस्तेमाल है वो करती थी। अब हो सकता है कि ये जो पत्थर के जितने भी औजार जो बनाए जाते थे इनका प्रयोग है वो शायद हो सकता है बनाने के लिए स्त्री और पुरुष दोनों के द्वारा ही किया जाता हो। क्योंकि जैसे शुरुआती दौर के अंदर जो पुरुष जो शिकार करने के द्वारा अपने जो बच्चों का पालन पोषण या बच्चों का उन्होंने जिम्मेवारी या पारिवारिक जो जिम्मेवारी निभाई थी, तो शायद वो बाहर जाने की वजह से उन्होंने स्त्रियों की जो सुरक्षा करने के लिए उनकी गैर हाजिरी के अंदर परिवार या बच्चों की सुरक्षा करने के लिए, तो बच्चों की प्रोटेक्शन करने के लिए महिलाओं के द्वारा भी उन हथियारों का प्रयोग है वो किया गया हो, या उनके द्वारा बनाया गया हो, या उनका इस्तेमाल किया जाता रहा हो। तो ये इतिहासकारों के मामले में दोनों थ्योरी है वो काम कर रही है। किसने सबसे पहले हथियार बनाए थे, पुरुषों ने या महिलाओं ने, इसके बारे में कोई खास उल्लेख नहीं। हो सकता है दोनों ने बनाया हो सकता है महिलाओं ने बनाया हो सकता है पुरुषों ने बनाया हो। उसके अलावा जो संभवतः इनका जो प्रयोग किया जाता हो वो महिलाओं के द्वारा घर में इनका प्रयोग है वो किया जाता हो, और इसके अलावा जो पुरुष थे उनके बाहर इनका प्रयोग है वो अच्छे तरीके से किया जाता हो। तो दोनों के बारे में जो दोनों थ्योरी है वो अच्छे ढंग से इसके बारे में नहीं बताया जा सकता। लगभग 35,000 वर्ष पहले जानवरों को मारने के लिए तरीकों में सुधार हुआ। इस बात का प्रमाण है कि फेंक कर मारने वाले भालों तथा तीर कमान जैसे नए किस्म के औजार है वो बनाए जाने लगे थे। तो लगभग 35,000 वर्ष पहले की अगर बात की जाए तो कुछ प्रमाण ऐसे मिले हैं जिनकी वजह से ही जो टेक्निक जानवरों के मारने के लिए जो इनका प्रयोग किया जाता था कुछ उनमें सुधार है वो आया था। यानी कि इसके बारे में कुछ फेंक कर जो हथियार बनाने के लिए कुछ हथियारों का प्रयोग है उनके द्वारा आदि मानव के द्वारा वो किया जाता था। यानी कि फेंक कर मारने के लिए भाले हो सकते थे, तीर कमान हो सकते थे, या कुछ अन्य औजार उनका प्रयोग है वो किया जाता था। यानी कि जो आदि मानव थे वो भागकर अन्य जो जंगली जानवरों को मारने के लिए उन हथियारों के माध्यम से अपना जो इन साधनों का इन औजारों का प्रयोग है वो करते थे। मांस को साफ किए जाने लगा, उसमें से हड्डियाँ निकाल दी जाने लगी और फिर उसे सुखाकर हल्का सेकते हुए सुरक्षित रख लिया जाता था। इस प्रकार सुरक्षित रखे खाद्य को बाद में खाया जा सकता था। कुछ ऐसे प्रमाण भी इतिहासकारों को मिली है कि जो मांस को साफ करने की जो प्रक्रिया थी, क्योंकि सबसे पहले जब आग का आविष्कार नहीं हुआ था तो उस समय क्या किया जाता था, मांस को सीधा ही खा लिया जाता था, कच्चा ही खा लिया जाता था, उसकी हड्डियाँ को साथ में खा लिया जाता। लेकिन बाद में शायद हो सकता है इतिहासकारों के रूप में उनकी हड्डियां को निकाल कर या फिर उसको मांस को सुखा कर उसको हल्का सेकते हुए अच्छी तरह से उसको सुरक्षित करके उसको रख लिया जाता था या खा लिया जाता था, या उसको हम भोजन के रूप में बाद में प्रयोग है वो किया जाता था। यानी कि उसकी स्टोरेज करने की जो प्रवृत्ति थी शायद वो प्रचलित में आ गई थी परिवार की भोजन के लिए। एक समय एक भोजन की प्राप्ति के बाद उसको इस तरीके से व्यवस्थित किया जाता था ताकि वो आने वाले समय के अंदर उस भोजन का उपयोग है वो कर सके। तो ये साफ तरीके से देखा जा सकता है कि किस तरीके से उनका अपने मांस का वो इन औजारों के माध्यम से उनका प्रयोग है वो करते थे। कुछ और भी परिवर्तन आए, जैसे समूरदार जानवरों को पकड़े जाना, उनके रोएदार खाल की कपड़ों की तरह प्रयोग और सिलने के लिए सुई का आविष्कार है वो होना। जो समूहदार जानवरों को पकड़े जाने का मतलब है जो एक झुंड और या एक किसी न किसी दल या समूह के अंदर जो जानवर पाए जाते हों। तो कुछ अलग इसके बारे में कुछ चेंजिंग आए थे, जैसे वो समूह के अंदर जो जानवरों को पकड़ रहे थे उनकी जो मुलायमदार जो खाल है उनको खाल को उतारने के बाद उनके कपड़ों की तरह उनको प्रयोग किया जाता था, और शायद उन जो खाल उतारने के बाद अपने शरीर को ढकने के लिए जो कपड़े का प्रयोग करते थे या खाल का प्रयोग करते थे कपड़े के रूप में, शायद उसको सीलने के लिए सुई का आविष्कार भी उन्होंने कर लिया था। तो ये मौसम परिवर्तन की वजह से उन्होंने कुछ चेंजिंग इस हथियारों की या औजारों के माध्यम से उन्होंने कार्यप्रणाली को अपना लिया था। सीले हुए कपड़ों का पहला साक्ष्य लगभग 21,000 वर्ष पुराना है। जो कपड़े सीलने की प्रवृत्ति के बारे में अगर देखा जाता है तो इसके बारे में कुछ जो इतिहासकारों को जो साक्ष्य मिले हैं वो लगभग 21,000 वर्ष पुराने मिले हैं।
यानी कि जब चेंजिंग आई थी हमारे भाले फेंकने की और तीर कमान के मामले में, तो लगभग 35,000 के आसपास जब चेंजिंग आई थी, वर्ष पुराना जो मामला देखा गया था। इसी के अलावा जो सबसे पहले कपड़े सिलने का या पहनने का जो साक्ष्य मिला है, उसके बारे में लगभग ये आयु लगभग 21 वर्ष पुरानी जो बात है वो की गई है। छेनी या रुखानी जैसे छोटे छोटे औजार बनाने के लिए तकनीक है वो शुरू कर दी गई थी। छेनी का मतलब होता है किसी चीज़ को खुदाई करने के लिए, छोटा छोटा उसको चीरने के लिए उसका प्रयोग है वो किया जाता था, किसी शेप में उसको चेंज करने के लिए, पत्थर में या किसी अन्य चीज़ों को। तो इस तरीके के औजार बनाने की जो टेक्निक थी वो भी लगभग 21,000 वर्ष पुरानी है वो मानी जाती है। इन नुकीले ब्लेडों से हड्डी, सींग, हाथी दांत तथा लकड़ी पर नक्काशी करना तथा कुरेदना अब संभव हो गया था। जो ये नुकीली प्रकार की जो प्रवृत्ति या ब्लेड या ये हथियार या औजार पाए गए थे, इसकी वजह से क्या हुआ, वो किसी भी हड्डी के द्वारा या सींग या हाथी दांत के द्वारा लकड़ी के ऊपर कोई नक्काशी करना या फिर उसके कुरेदने की जो प्रवृत्ति थी, शायद हो सकता है वो प्रचलन में आ गई हो। तो यानी कि वो कारीगरी करने का जो प्रयोग था इस औजारों के माध्यम से कुछ ना कुछ उन्होंने सीख लिया था। देखिए आप पिक्चर देख सकते हो, हमारे पास 4 एक कै, खे, गै, घै और अड़ै, हमारे पास 5 है वो पिक्चर दी गई है। आप देख सकते हो कै के अंदर एक बड़े पत्थर के ऊपरी सिरे को पत्थर के हथौड़ों की सहायता से हटाया जाता है। आप देख सकते हो ये पहले ऊपर जो पत्थर दिया गया है, इसके अंदर क्या देख रहे हैं, पहले पिक्चर के अंदर इसको पत्थर की सहायता से जो ऊपरी हिस्से को क्या किया जाता है, इसको हटाया जाता है किसी दूसरे पत्थर की सहायता से। दूसरी पिक्चर में के अंदर क्या दिया गया कि इसमें एक चपटी सतह तैयार हो जाती है जिसे पंच प्रहार यानी गन कहा जाता है। आप खे के अंदर आप देख सकते हो जिस तरीके से इसका प्रयोग वो किया जा रहा है, इसको जो चोट पहुंचा के, जैसे हम नारियल को ऊपर वाला जो होल है वो अलग कर देते हैं, तो ठीक इस प्रकार की जो प्रवृत्ति थी उनमें पाई जाती थी। तीसरा आ जाता है फिर इस पर हड्डी या सींग से बने हुए पंच या हथौड़े की सहायता से प्रहार है वो किया जाता था। जिस तरीके से आप देख सकते हो कि ये हड्डी या किसी चीज़ को तोड़ने या छीलने के लिए उसका प्रयोग है वो किस तरीके से एक हड्डी या सींग के माध्यम के द्वारा किया है वो जाता था। गै, इसमें धारदार पट्टी बन जाती थी जिसका चाकू की तरह इस्तेमाल किया जाता था, अथवा इनसे एक तरह की छेनियाँ बन जाती थी जिससे हड्डी, सींग, हाथीदा तथा लकड़ी को उकेरा है वो जा सकता है। यानी कि इसके अंदर आप देख सकते हो कि जो उसकी परत है, जो डिज़ाइन है, वो उसको बनाने का जो तरीका है वो किस तरीके से इसको छील सकते हैं। जैसे तरबूज या खरबूजे के अंदर हम कई बार रेडियो के अंदर देखते हैं वो डिज़ाइन चाकू की तरह से बना देते हैं, तो ठीक इसी तरह का जो डिज़ाइन है वो किस तरीके से बनाया गया है। हड्डी पर नक्काशी का नमूना इस पर अंकित जानवरों के चित्र है वो देखिए। जिस तरीके से आप देख सकते हो ये हड्डी के ऊपर किस तरीके से उन्होंने एक डिज़ाइन है वो बनाया गया, और यहाँ पर आप देख सकते हो घोड़े और बैल के कुछ चित्र है वो कारीगरी की गई है। तो ये सारी जो प्रवृत्ति के अंदर हम देख सकते हैं कि किस तरीके से आदि मानव के अंदर, आदि समूह के अंदर किस तरह से जो प्रवृत्ति थी, उनकी औजार बनाने की जो प्रवृत्ति थी वो देखी जा सकती थी। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज के वीडियो बस इतना ही, आज के लेक्चर के अंदर बस इतना ही, जिसके अंदर हमारी जो प्रारंभिक मानव समाज के अंदर जो औजार बनाने की जो निर्माण जो क्रिया थी, प्रक्रिया थी, उसके बारे में हमने पढ़ा और जाना। तो अगर मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। लेकिन जाने से पहले आपको एक सूचना देना चाहूँगा, अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो लाइक कर दें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दूसरे बच्चों के साथ, और आपने मेरा चैनल स्टडी विद दीपक अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि जो भी मेरा वीडियो का आपको अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। और इसके अलावा आप जो भी आपकी +1 की जो हिस्ट्री और पॉलिटिकल की जो अन्य आपके जो लेक्चर हैं वो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर, उसमें मैंने इस क्लास वाइज मैंने प्लेलिस्ट के अंदर एक अलग फोल्डर बनाया हुआ है, तो आप उसके अंदर जाकर मेरे यूट्यूब चैनल पे स्टडी विद दीपक में जाकर आप देख सकते हो लेक्चर है जो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।